साल 2002 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था। आसमान में काले बादल होने के कारण चारों ओर घंघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विशाल का दिल्ली में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने के लिए पूरा दिन दौड़ भाग में ही बीत गया था। बड़ी शहर के अच्छे कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को कमरा उतनी ही मुश्किल से मिल पाता है। विशाल अभी रात बिताने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और विशाल अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वैसे तो दिल्ली में आमतौर पर हर तरफ भीड़ नजर आती है, लेकिन यह आउटर दिल्ली का इलाका था। जिस बस स्टॉप पर खड़ा वो बस आने का इंतजार कर रहा था, वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और दूर दूर तक इंसान का कहीं कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही विशाल को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। विशाल पलटकर देखता है तो पाता है वहां पर जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी हुई है। विशाल कुछ देर तो चुपचाप खड़ा हुआ बारिश की बूंद को निहारता रहता है। फिर लड़की की तरफ देखकर, क्या है, इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस तो पता नहीं मिलेगा या नहीं। विशाल के बात करने पर लड़की भी एक नज़र विशाल की ओर देखती है और उसके बाद फिर से चुपचाप खड़े होकर सड़क की ओर देखने लगती है। विशाल को लड़की का ये बिहेवियर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए आगे कुछ भी कहे बिना विशाल भी चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। विशाल और वो लड़की लगभग 30 से 35 मिनट से बस स्टॉप पर ही खड़े थे और अब रात के लगभग 10:15 गए थे। विशाल को जोरों की भूख भी लगी हुई थी, इसलिए अब वहां खड़े रहकर बस का इंतजार करना और भी कठिन होता जा रहा था। मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई भी बस जाने वाली है। तुम दिल्ली के नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं नागपुर से आया हूँ। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है। फिलहाल रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए बस कमरे की तलाश में ही लौटते हुए देर हो गई। तो कहाँ जाओगे? देखता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊंगा। तुम्हें रहने के लिए जगह की ज़रूरत है। वैसे ही मेरी सोसाइटी में फ्लैट खाली है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओके, कहाँ रहती हैं आप? बस यहाँ से कुछ दूर पर मेरा फ्लैट है, मैं वहाँ रेंट पर रहती हूँ। और तुम कौन सा लड़की हो जो घबरा रहे हो? वैसे भी यहाँ बस स्टॉप पर रात बिताना सेफ नहीं है, सामने ही कब्रिस्तान है। कई बार लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए। भूतों पर तो विश्वास करते होंगे ना तू? कभी महसूस किया है आधी रात को सन्नाटे के बीच किसी की प्रेजेंस को? क्या अब भी? ये भी कोई वक्त है मजाक का? विशाल कुछ पल के लिए सोचता है और फिर लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तुम नजदीक में ही रहती हो, फिर आधी रात तक बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी? तुम तो आसानी से वॉक करके जा सकती थी ना। मैं बस अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है अब वो नहीं आएगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकेगी। आज वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती। दिव्या नाम है मेरा, जयपुर की रहने वाली हो। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद विशाल और दिव्या एक पुरानी सी कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। ये कोई सरकारी कॉलोनी नजर आ रही थी। कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा था, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। कॉलोनी बड़ी पुरानी और सुनसान लग रही है। थोड़ी अजीब नहीं है? तुम यहाँ रह लेती हो? हाँ, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, खाली हैं काफी मकान। ये 4 नंबर वाला मकान खाली है, तुम चाहो तो आज वही रुक जाओ। मैं भी यही आगे जो 3 मकान छोड़कर घर दिख रहे हैं न, वहां रहती हूँ। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था और झिंगुरों की तीखी सी आवाज के अलावा वहां कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। दिव्या को हाथ से बाएं करते हुए विशाल 4 नंबर वाले मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है, उसे अपने सामने दिव्या खड़ी हुई दिखाई देती है। दिव्या, तुम तो चली गई थी ना, अंदर कैसे आई तुम? तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ। अंधेरे में ध्यान नहीं दिव्या। तुमने अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बेड अभी है, एक फ्लैट पहले ही खाली हुआ है। ये रूम अभी रहने लायक होगा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आज रात तुम यहीं सो जाना, सुबह मिलते हैं। विशाल कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी और उसकी इतनी मदद भी करेगी। रात बिताने के लिए विशाल अंदर जाकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह उसके सोकर उठने के कुछ देर बाद ही दिव्या उसे नजर आती है। तुम अपनी कोचिंग हो, आओ, अब इस घर से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो।
लेकिन किराया फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है। तुम चाहो तो मुझे ही किराया दे देना, मैं दे दिया करूंगी। विशाल को एक खूबसूरत लड़की का अपने लिए आकर्षक बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ, दोपहर में 3 घंटे के लिए जाती हूँ। उसके बाद जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 5 है। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी बाहर वाले को इस कॉलोनी में लेकर कभी मत आना। और हाँ, कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कभी भी किसी का दरवाजा मत खटखटाना। ओके। विशाल को दिल्ली रास आ गई थी। हर रोज सुबह जब वो उठता, उसे दिव्या के हाथ का लिखा हुआ गुड मॉर्निंग लॉट उसके दरवाजे पर लगा मिलता। वे दोनों अक्सर साथ में बैठकर घंटों बातें करते और अपनी भविष्य के सपने सजाते। कुछ दिन बाद दिव्या, कॉलोनी में इतना सन्नाटा रहता है, बाकी मकान खाली है क्या? कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कभी कोई आता जाता नजर नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या यहाँ पर? बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है? तुम्हें बताया था ना, यहाँ रहने वाले लोग डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादा घर के अंदर ही रहते। नहीं नहीं, मन लगने जैसी कोई बात नहीं है, तुम हो ना मेरे पास, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। विशाल ने महसूस किया कि दिव्या की आंखें इस बात के जवाब में थोड़ी बदल सी गई हैं और लहजा थोड़ा सख्त हो गया है। शायद दिव्या बजेसिव हो रही है। उसे मेरा किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा। हर गुजरते दिन के साथ विशाल दिव्या के और नजदीक आता जा रहा था। जनवरी की खूबसूरत ठंडी शाम थी। विशाल अपने फ्लैट की छत पर दिव्या के कंधे पर सर रखकर बैठा हुआ था। दिव्या, वैसे तो तुम बस 3 मकान छोड़कर ही रहती है, लेकिन मुझसे अब ये मकान जितनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक बात सच सच बताओ, प्यार करते हो ना? मुझसे बहुत ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकते, उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। तुम ही सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्त ही ठीक है। अब बस तो हो गया फैसला। अलग अलग फ्लैट क्यों, हम एक साथ रहते हैं ना। दिव्या विशाल के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और विशाल दिव्या के लंबे बालों से खेलते हुए उससे बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उससे ही घूर रहा है। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन है वो आदमी, जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ। दिव्या के कहने पर दिव्या अब उसके फ्लैट में ही शिफ्ट हो गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ दोनों ही बहुत खुश थे। अरे यार, कोचिंग खत्म होते ही तू ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पर। सिंह, अरे भाई, अब तो 1 साल बीतने को आया, अब तो हमारे साथ थोड़ा टाइम बिता लिया करो। इतने भी बुरे नहीं है हम कि तू हमारे साथ 2 बात भी ना कर सके। वो क्या है ना कि दिव्या की कोचिंग दिन में ही खत्म हो जाती है। वो बेचारी पूरा दिन मेरा ही वेट करती रहती है, अकेले परेशान हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी घर भागता हूँ। दिव्या, मतलब तुम शादीशुदा हो? अरे नहीं, शादीशुदा नहीं हो, दिव्या मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। सोहन की बात सुनकर विशाल उसे अपने साथ कमरे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर सोहन देखता है कि सामने एक पुरानी सी टूटी फूटी खंडहर नुमा सोसाइटी दिखाई दे रही है। सोसाइटी में अंदर जाने के लिए गेट है जिस पर झाड़ियां लिपटी हुई हैं। खुले गेट से अंदर जाते हुए सोहन हैरानी से चारों ओर देख रहा था। तुम इस सोसाइटी में रहते हो, मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? सुबह से मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या तुम्हें? नहीं यार, मजाक की क्या बात है, मैं सच में इसी सोसाइटी में रहता हूं। जहां तक मैं जानता हूं ये सोसाइटी पिछले 7-8 साल से खाली पड़ी हुई है। मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुझे जरूर कुछ तो गलतफहमी हुई है। मेरी बात मान, तो कुछ दिन के लिए अपने घर हुआ, तेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसी हालत में तेरा यहां रुकना सही नहीं होगा। 1 मिनट रुक, मुझे याद आया, सुबह ही दिव्या ने मुझे खाना पैक करके दिया था, लेकिन मैं टिफिन को ले जाना भूल गया। अभी भी वो टिफिन किचन में ही रखा होगा, रुक जा। विशाल दौड़ता हुआ रसोई में जाता है तो देखता है कि वहां पर वाकई एक टिफिन रखा हुआ है। ये देख, मैंने कहा था ना, ये रहा मेरा टिफिन, तो इसे खोल कर देख, तुझे इसमें पास्ता मिलेगा। सोहन जैसे ही टिफिन को खोलता है, डब्बा उसके हाथ से छूट जाता है। टिफिन के अंदर रखे होंगे खाने में से गंदी बदबू आ रही थी और उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। अच्छा चल, एक बार पड़ोसी से पूछ कर देखते हैं। विशाल और सोहन बारी बारी से सारे मकानों पर जाते हैं, लेकिन सभी मकानों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। सभी मकान खाली थे और उनमें गंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सोहन विशाल के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगता था वो किसी भी पल बस रो पड़ेगा।
विशाल का मन रखने को सोहन उसके साथ सामने वाली कॉलोनी में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ ही मिनटों में एक सांवला सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है। यही है वो। सर प्लीज सच सच बताए, आप मुझे जानते हैं या नहीं? विशाल की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। बताए ना सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे शर्म आ रही है इस इंसान को ये बात बोलने में कि हर रोज ये एक प्रेमी जोड़े उसकी छत पर बैठकर पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ाता रहता था। ऐसे बिहेव करता था जैसे ये किसी के साथ बैठा हो, अकेले में ही हंसता बड़बड़ाता और फिर कई बार मेरी तरफ देखकर गुस्से में मुंह फेर कर नीचे चला जाता। मुझे तो ये कोई सरफिरा पागल ही लगता था जो उन खाली पड़े खंडारों की छत पर न जाने क्या करने जाता था। मुंह बंद करो, अपना झूठ बोलता है। ये तूने मुझे देखा लेकिन दिव्या नहीं दिखाई दी तुझे। अरे मैं रोज उसके साथ ही जाता था छत पर। भाई इलाज कराओ इसका, विजय दिशा कोई है ही नहीं, किसी ने नहीं देखा है आज तक उसे। तू संभाल खुद को यार, इस बारे में जितना सोचेगा ना उतना ही खुद को परेशान करेगा। देख मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा बुला नहीं चाहता। इस समय तू बस कुछ दिन के लिए अपने घर चला जा और घर जाकर अपनी फैमिली को सब सच सच बता देना। जो कुछ तूने इतने दिन अपनी आंखों से देखा वो कुछ और नहीं, बस एक चलावा था। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं और ये अंकल भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो अब देख रहा है वो झूठ है या जो पिछले 1 साल से उसने देखा या जिया है वो झूठ था। अपने आप को ये समझा पाना कि पिछले 1 साल से वो एक भ्रम, एक चलावे में जी रहा था, विशाल के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। विशाल को सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आ रहा था। विशाल भाई, जिस जगह को तुम अपना कमरा बता रहे हो ना, वो रहने लायक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं से अपने गांव के लिए निकल जाना। विजय ने हाँ में गर्दन हिलाई। अगले दिन सुबह ही सोहन ने उसे उसकी गांव जाने वाली बस में बिठा दिया था। विशाल अपनी गांव जरूर आ गया था, लेकिन जैसे अपने आप को ही भूल गया था। वह हर समय बस अकेले में बैठा पेंसिल से एक चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश करता रहता। विशाल को अपने गांव लौटे 1 महीने का समय बीत गया था। घर में सभी लोग उसे समझा समझा कर थक गए थे कि दिव्या बस उसके मन का वहम था और कुछ भी नहीं। लेकिन विशाल उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ना तो अब उसका पढ़ाई में मन लगता था और न ही वो किसी से बातचीत किया करता। इसी बीच एक सरकारी नौकरी में उसका चयन हो जाता है। विशाल नौकरी ज्वाइन कर लेता है। काम की दबाव और गुजरते समय के साथ वो धीरे धीरे सामना होने लगता है। आज फिर 21 नवंबर था, वही दिन जब पहली बार विशाल दिव्या से मिला था। न जाने क्यों आज विशाल को बार बार दिव्या का ख्याल आ रहा था। देर रात उसे ऐसा लगा जैसे दिव्या उसे आवाज लगा रही है। विशाल ने उठकर कमरे के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक एक बार फिर उसे छत के ऊपर से दिव्या की आवाज सुनाई देती है। विशाल पागलों की तरह दौड़ते हुए छत पर पहुंचता है तो देखता है सामने दिव्या खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। विशाल दौड़कर उसका हाथ थाम लेता है। तुम आ गई दिव्या, मुझे पता था तुम हो। कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर चलो, मैं सबको तुमसे मिलाता हूँ। विशाल की बात सुनकर एक बार दिव्या विशाल का हाथ छोड़ देती है और धीरे धीरे अपनी कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है। छत के आखिरी छोर पर पहुंचकर दिव्या ने एक कदम और पीछे की ओर बढ़ाया और छत से उठ चली गई। विशाल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो पसीने में लथपथ बिस्तर से उठकर बैठ गया। इतने दिनों के बाद अचानक दिव्या का ख्याल आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विशाल की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ माँ, आप सो जाओ। मैंने साफ सुना, ये दिव्या कहकर चिल्लाया था। जरूर वो चुड़ैल इसके सपने में आई होगी। अगले दिन सुबह, बेटा देख तो एक रिश्ता आया है, तेरे लिए जयपुर की लड़की है, अच्छी लग रही है, हमें तो तू देख कर बताना कैसी है। और देख बेटा, जब तक तू जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा ना, वो अतीत के बुरे ख्याल तुझे ऐसे ही सताते रहेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो, मुझे मंजूर है। विशाल के यहाँ बोलने पर जल्दी विशाल की पूरी फैमिली सगाई के लिए सृष्टि के घर पहुंच जाती है। जाओ बेटा, दामाद जी को घर दिखा कर ले आओ। सृष्टि विशाल को ऊपर का फ्लोर दिखाने ले जाती है। ऊपर के कमरे में जाकर एकाएक एक तस्वीर को देखकर विजय के पांव वहीं जम जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये मेरी दीदी दिव्या की तस्वीर है। 5 साल पहले पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने धोखा दिया और उन्हें छोड़कर चला गया। दीदी इंतजार करती रही उसका,
लेकिन जब वो लौट कर नहीं आया तो उन्होंने हताश होकर आत्महत्या कर दी। मौत हो गई है इनकी। कब? मतलब कब हुई? 4 साल पहले। लेकिन वो हमारे आसपास ही है। मैं अपनी दी को महसूस कर सकती हूँ। बहुत गहरा बॉन्ड था हम दोनों में। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? प्लीज नीचे चले, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं ये इत्तेफाक था या कुछ और। दिव्या की बहन सृष्टि से ही विशाल की सगाई हुई थी। विशाल बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन चाहकर भी किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था, और कहता भी तो कौन यकीन करता उसकी बात पर। यूं जी बेचैनी में महीने भर का समय बीता और शादी का दिन भी आ गया। शादी के बाद सृष्टि विशाल के कमरे में बैठी घूंघट में चेहरा छिपाए उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में विशाल के कदमों की आहट होती है तो सृष्टि थोड़ा और संभल कर बैठ जाती है। कुछ पलों के बाद विशाल सृष्टि का घूंघट उठाता है। मैंने कहा था न जान तुम्हारा साथ में मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत लंबा इंतजार कराए तुमने, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहकर सृष्टि जोर जोर से हंसने लगती है। विशाल को पहचानते देर न लगी कि ये आवाज सृष्टि की नहीं बल्कि दिव्या की है। कांपते हाथों से वो बिस्तर से उठकर दूर खड़ा हो गया था। सृष्टि की पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो रही थी। चेहरा भयावह और निस्तेज दिखाई पड़ रहा था। धीमे कदमों से वो विशाल की ओर बढ़ रही थी और विशाल कांपते शरीर के साथ जमीन पर गिर गया था। प्यार करती हूं ना मुझसे बहुत ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकते। उतना प्यार करती हूं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। मैं सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्ती ठीक है। अब बस तो हो गया फैसला। तो दोस्तों, दिव्या और विशाल की यह कहानी अभी अधूरी है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। वैसे इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही लॉन्च करने वाला हूं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसका पार्ट 2 कब तक देखना है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।